का सेकंड वीडियो है। और जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया हमने कि जो बच्चे 2023 से 25 के सेशन में हैं और जिनका क्लास लेट हो चुका है उन सभी बच्चों को लिए वीडियो है, ताकि आप सब्जेक्ट से इंटरेस्ट आपका ख़त्म नहीं हो या काफ़ी लेट हो गया है इसके लिए आप दबाव में नहीं आए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने मोल के विषय में बताया है, तत्व यौगिक के विषय में बताया है, ठीक है। अब है हमारा ये सेकंड वीडियो है। तो अगर पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में इस पर प्रथम वीडियो का लिंक दिया जा रहा है और उस वीडियो को आप देख लें और तब यह सेकंड वीडियो आप देखें, ठीक है। सर्वप्रथम बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी टेंशन है, परेशानी है या जो भी आप समझते हैं कि हमारा लेट होने के कारण हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप वो सभी चिंताओं से मुक्त होकर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयन सब लोग सुने हैं, आयन क्या है, ठीक है। तो आयन कहता है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश हो तो उसे हम आयन कहते हैं। वह एक परमाणु का भी आयन हो सकता है, एक से अधिक परमाणु का भी आयन हो सकता है। उस पर कोई आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं आयन। सिंपल, जैसे कि मान लीजिए एक परमाणु है सोडियम और इस पर एक प्लस दिया हुआ है तो ये आयन है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक परमाणविक आयन। जैसे मान लीजिए F माइनस, ठीक है, O2 माइनस, N3 माइनस, ए आयन है तो यह एक परमाणविक आयन है, मतलब एक परमाणु वाले आयन है। लेकिन अगर वैसे ही रहे OH माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस एक्सेट्रा, तो ये भी हमारे क्या है, आयन है, ठीक है। अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि सर यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस, यहाँ दो माइनस, यहाँ तीन माइनस है। तो आगे मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे एक प्लस है या दो माइनस या तीन माइनस। मोटा में ही आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वह उसका संयोजकता है। जैसे एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम लॉस कर सकता है, F पर एक माइनस है मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी जो परमाणु या परमाणु का समूह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस आवेश आ जाता है, और जो परमाणु या परमाणुओं का समूह जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही माइनस, ठीक है। बस ये समझ में रखिए, याद रखिए कि कोई भी स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर उतना प्लस और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ही माइनस रहेगा। तो इन्हें हम लोग कहते हैं आयन, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वैलेंसी के आधार पर। अभी हम लोग मोल पर बात कर रहे हैं तो आते हैं मोल को ही समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो आइए आगे। अभी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मॉडल में जब हम लोग तत्व, यौगिक और आयन समझ लेते हैं तो हम जानते हैं कि जो तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब किसी चीज़ को आपको दे दिया जाए, कोई भी कॉपी पेज दे दिया जाए और कहा जाए तोड़ते 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 आप उसको इतना छोटा में तोड़ दें कि फिर उसको और छोटा आप ना कर सकें, तो उस छोटे कण को हम लोग कहते हैं परमाणु। उस छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु, एटम कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे कहते हैं परमाणु, एटम कहते हैं। एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम। मतलब एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको और भी किसी भी विधि से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि एक ही तरह के परमाणु, चूंकि तत्व का परिभाषा होता है, एक ही तरह के परमाणुओं के मिलने से तत्व का निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि जो तत्व का संकेत होता है वह उसके एक परमाणु का भी संकेत होता है। उसी प्रकार यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, को अणु कहते हैं, ठीक है। और आयन का जो सूक्ष्मतम कण है उसे आयन ही कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यह लिखा है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर यह है कि तत्व के एक परमाणु, तत्व का ही सूक्ष्मतम कण परमाणु है, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान का मतलब तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। तत्व के एक परमाणु
का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जो सबसे छोटा परमाणु है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, उसका द्रव्यमान, उसका भार बताना है, उसका मास बताना है। उसी तरह से चला आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो आणविक जो अणु होता है वह यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है अणु, ठीक है। तो यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान होता है आणविक द्रव्यमान, यानी इसका मतलब होता है यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान। तो यह हो गया यौगिक का आणविक द्रव्यमान। उसी तरह से, ठीक है, आयनिक द्रव्यमान का मतलब हो गया एक आयन का द्रव्यमान। तो ये हमारा हो गया एक आयन का द्रव्यमान, एक आयन का द्रव्यमान, यानी आपको उसका द्रव्यमान बताना है, उसका मास बताना है जिसको आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, जिसको आप देख नहीं रहे हैं। एटम को भी आप नहीं देख सकते हैं, परमाणु को आप देख नहीं सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु को आप नहीं देख सकते हैं, और आयन को भी आप नहीं देख सकते हैं। तो उसका द्रव्यमान हमको क्या करना है, बताना है, उसका द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर ये कहें तो इसका मतलब हो गया, अगर अंग्रेजी में लिखें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यह हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, यह हो जाएगा मास ऑफ 1 आयन, ठीक। जो हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश भी जानने की इच्छा रहती है, तो ये जो वीडियो है वो ड्यूअल के लिए है, मतलब जो हिंदी मीडियम, हिंदी भाषी एरिया के बच्चे हैं उनको हिंदी के साथ साथ उसी का इंग्लिश भी मैं बता रहा हूँ, ताकि जब आगे आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, जहां आप जाना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, या कोई भी हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 आयन को ही हम लोग कहते हैं आयनिक मास। तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल और एक आयन काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ऐसे पार्टिकल्स का हम लोग एब्सोल्यूट मास यानी निरपेक्ष द्रव्यमान यानी वास्तविक द्रव्यमान नहीं बता पाते हैं, नहीं बता सकते हैं, यानी जिसको देख नहीं सकते हैं उसका वास्तविक द्रव्यमान हम कैसे बताएंगे, उसका वास्तविक द्रव्यमान हम नहीं बताते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान एब्सोल्यूट मास मतलब एग्जैक्ट वह कितना ग्राम का है ये हम नहीं बता पाते हैं। तो हम बता क्या पाते हैं, हम लोग इसका सापेक्ष द्रव्यमान रिलेटिव मास बताते हैं। मतलब एक निश्चित द्रव्यमान से तुलना करते हैं कि एक परमाणु या एक अणु या एक आयन कितना भारी है। एक फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि चूंकि एटम, मॉलिक्यूल और आयन केमिस्ट्री में तो है, पढ़ना तो है, तो इनका द्रव्यमान तो हमको बताना है। तो अब द्रव्यमान बताने के लिए आपके लिए लोगों ने क्या किया, एक मानक स्केल बनाया, उसका इकाई द्रव्यमान मतलब 1 ले लिया और कहा इसी से आपको तुलना करके बताना है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना गुना ज़्यादा है, या यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कितना गुना ज़्यादा है, या एक आयन का द्रव्यमान उस मानक स्केल की इकाई द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है। तो आइए देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग उस मानक स्केल के इकाई द्रव्यमान को हम देखते हैं, जिससे केवल परमाणु, अणु, आयन का ही नहीं, उससे केमिस्ट्री में और भी जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सभी का भी सापेक्ष द्रव्यमान बताया जाता है। तो आइए विद्यार्थी हम लोग मानक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल और उसका इकाई द्रव्यमान यूनिट मास क्या है यह देखते हैं, ठीक है। तो हम मानक स्केल हम देखते हैं कि मानक स्केल क्या है।
तो इसका कुछ हिस्ट्री है कि शुरू में हाइड्रोजन लिया गया था, फिर ऑक्सीजन लिया गया, लेकिन अभी के टाइम में जो मानक स्केल है वह कार्बन के आइसोटोप्स लिया गया है, समस्थानिक लिया गया है, और कार्बन का वह समस्थानिक लिया गया है जिसका द्रव्यमान 12। एक टर्म हम यहाँ बोल रहे हैं समस्थानिक। क्या बोल रहे हैं? समस्थानिक। समस्थानिक हो गया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो कहता है तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और आपको यह जान का आश्चर्य होगा कि प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी के समस्थानिक होते हैं। ऑलमोस्ट सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों का क्या समान होता है? तो परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? समान। तो हम लोग यहाँ पर देखें कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु संख्या तीनों का 6 ही होता है। ठीक है, तीनों का परमाणु संख्या 6, माने एक ही तत्व है लेकिन इसमें कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कुछ का परमाणु द्रव्यमान 13 है, कुछ का 14 है। तो कहोगे सर कैसे पता चला? तो रिसर्च के दौरान जब पढ़ाई हुआ, रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इस नेचर में कुछ कार्बन जो मिल रहे हैं, मैंने बहुत अधिक कार्बन, जो अधिकांश कार्बन है उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12, और बहुत कम कार्बन है लेकिन जिनका परमाणु द्रव्यमान है 13, और कुछ कार्बन है जो परमाणु द्रव्यमान है 14। तो 12 को ही यहाँ पर मानक स्केल के रूप में C12 स्केल लिया गया। मतलब C12 को ही स्केल के रूप में चुना गया, मानक स्केल के रूप में। ऐसा क्यों? जो यह C13 है, यह C13 अस्थायी है, अनस्टेबल है, तब बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। और C14 जो आपका है, यह C14 रेडियो सक्रिय है। इसका नाभिक स्वतः टूटते रहता है अल्फा बीटा गामा कणों में, तो इसका नाभिक टूट ही रहा है और ये अस्थायी है। और सबसे ज़्यादा अस्थायी हमारा C12 है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं C12। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है C12 क्या है तो ये समझना है ये कार्बन का वह समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12। ऐसे ही प्रत्येक तत्वों के समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर सेम, बट डिफरेंट मास नंबर। उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट। तो हम लोग जो मानक स्केल लिया गया वो लिया गया C12 स्केल, मतलब कार्बन के वह परमाणु लिया गया जिसका द्रव्यमान कितना था? 12, राइट। आइए आगे। और इसका इकाई द्रव्यमान लिया गया, इकाई द्रव्यमान। तो इकाई द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, तो कार्बन 12 तो बोल ही रहे हैं और 12 क्या बोल रहे हैं कि उस कार्बन का वह परमाणु द्रव्यमान है 12 और उसका 1/12, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 12, और इसका हम ले रहे हैं क्या चीज? 1/12। तो ये क्या हो गया? 1। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इकाई द्रव्यमान। इसी को कहते हैं, एक आ गया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं इकाई द्रव्यमान। ठीक है, इकाई द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो इसको 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी एक एटम का मास 12 है, 12 का 1/12, और ये हो गया 1 यूनिट मास। ठीक है, यूनिट मास। ठीक, यानी हम लोग चुने क्या चीज? मानक स्केल C12 स्केल, और उसका क्या लिए? इकाई द्रव्यमान। और इकाई द्रव्यमान से हमको क्या करना है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे हम करने वाले क्या हैं? तो इससे केमिस्ट्री में जितने भी अति सूक्ष्म कण हैं, वह परमाणु हो, अणु हो,
आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सबका सापेक्ष द्रव्यमान, तुलनात्मक द्रव्यमान, रिलेटिव मास बताने वाले हैं। याद रखिएगा, इससे केवल परमाणु का नहीं, इससे केवल एटम का नहीं, इससे मॉलिक्यूल का भी, आयन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, यानी जितने भी अति सूक्ष्म कण पाए जाएंगे उन सभी का सापेक्ष द्रव्यमान, तुलनात्मक द्रव्यमान बताना है कि इससे उस कण का द्रव्यमान कितना गुना ज़्यादा है। अब देखो, जो यह इकाई द्रव्यमान है, यूनिट मास है, इसका नाम पहले रखा गया, इसका नाम रखा गया विद्यार्थी जी परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को शॉर्टकट में चला कहते थे AMU। इसका नाम रख दिया गया परमाणु द्रव्यमान इकाई, माने मानक स्केल के इकाई द्रव्यमान का नाम रख दिया गया परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान इकाई का यही परिभाषा है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अगर कोई आपसे सवाल डिफिनीशन पूछता है, या आप कॉपी पर लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग को, यहाँ को जोड़कर परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लगा दीजिएगा द 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज, उसके बाद रखना इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन इस टर्म में जो परमाणु आ गया ना, यहाँ टर्म में आ गया परमाणु, तो बच्चों को यह लगने लगा नहीं, इससे केवल परमाणु का ही सापेक्ष द्रव्यमान हम बता सकते हैं, अणु या आयन का सापेक्ष द्रव्यमान नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे आप परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका द्रव्यमान हम सापेक्ष द्रव्यमान बता सकते हैं। तो बच्चों को काफ़ी परेशानी होने लगा, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा था परमाणु, यहाँ लिखा था एटॉमिक, तो बच्चों को लगता था इससे केवल एटम या परमाणु का ही द्रव्यमान बता सकते हैं। इसीलिए इस नाम को बदल कर रख दिया गया यूनिफाइड मास। क्या रख दिया गया? यूनिफाइड मास, और इसको यू लिखा गया। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत जगह आजकल यू का ही यूजेज हो रहा है, यानी एटॉमिक मास यूनिट AMU यूज हो रहा है, और उसके साथ साथ आपका यू का भी यूज हो रहा है। तो बहुत पहले कन्वेंशन में AMU था, अब AMU को रिप्लेस कर दिया है यू, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूनिफाइड मास हो या एटॉमिक मास यूनिट हो, AMU है या यू हो, यह एक ही चीज़ है बस। लेकिन इसमें जस्ट यू जब आ गया तो यहाँ पर ना परमाणु है, ना अणु है, ना आयन है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन, मतलब यहाँ पर यह यू हो गया, जिससे हम लोग किसी भी सूक्ष्म कणों का सापेक्ष द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा हो गया, यही वैल्यू हो गया 1 AMU का, यानी आपका 1 AMU या U बराबर, बस ये सिंपल है कि ये हो गया कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि AMU या EU का किस रूप में प्रयोग करना है। यह एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास बताना है, राइट। अब मान लीजिए अगर अंग्रेजी में लिखें कि 1 AMU या U, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। 1 AMU या U के मतलब इतना होता है। तो बीच बीच में जो चीज़ आपको लगे कि लिखना है तो लिख भी लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स भी तैयार होते चलेगा, राइट। तो इसको हम मिटाते हैं, यानी AMU या U से किसी भी अति सूक्ष्म कणों का परमाणु द्रव्यमान हम बताते हैं, लेकिन कौन सा? तो रिलेटिव मास बताते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
ये कैलकुलेट किया गया है कि 1 AMU या U का वैल्यू जो होता है, ठीक है, ग्राम में, वह होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम चाहेंगे विद्यार्थी जी कि यह अगर 1 AMU को ग्राम में लिखना है तो 1 AMU को ग्राम में लिखना है तो वह कितना होगा, ये नोट कर लीजिएगा। मतलब 1 AMU या U बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट AMU समझ गए हैं आप। और इससे करना क्या है, किसी भी एक परमाणु या एक अणु या एक आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पहला हमने लिख दिया हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान वह लिख दिया 4 AMU। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब चला, ये जो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान लिखा गया है या AMU में जब लिखा गया है तो इसका मतलब है कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। अभी भी तो बताए हैं आपको कि परमाणु द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हीलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान जो है यह 4 गुना 1 AMU, यानी हीलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान जो है 1 AMU से कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना। इसी को तो हम सापेक्ष द्रव्यमान क्या कहते हैं, या इसको अगर आपको लिखना है तो 4 गुने 1 AMU जो यहाँ लिखा हुआ है इतना, तो इसी को हम यहाँ लिख दें कि C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग से 4 गुना अधिक है। माने हम लोग एक जो कह रहे हैं कि 1 AMU से 4 गुना अधिक है, तो 1 AMU कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग से। तो आप ये समझ रहे हैं कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अगर 4 AMU लिखा गया है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ सिर्फ यह है कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 AMU से 4 गुना ज़्यादा है, या अगर और इसको एक्सप्लेन करके कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इस बात को अगर हम यहाँ पर लिखें कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान, आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी जो लेकर बैठे ही होंगे, तो जब भी ऑनलाइन क्लास या वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो जरूर करना चाहिए, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए और बीच बीच में जो टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। देखिए पढ़ाई है, इस पढ़ाई में पढ़ना है सीखने के लिए, बहुत इंटरटेनिंग होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, दवा बहुत मीठा होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अगर बीमार हैं, अच्छा होना है तो तीखा दवा भी खाना पड़ेगा। नहीं, अगर लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे अच्छा होगा, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए, आपको अपने ड्रीम कॉलेज से मिलना चाहिए। वह कैसे मिलेगा, तो ठीक से पढ़ने से मिलेगा। तो आपको ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी लाइव क्लास किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो और कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो कॉपी पेन, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और बीच बीच में जो टीचर कहते हैं उसको फॉलो कीजिए। जैसे बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान और हमने लिख दिया 9 AMU या U। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो सिंपली मतलब है, जैसे यहाँ पर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान का मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, तो इसका मतलब सिंपली क्या लिखेंगे कि बेरिलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU से 9 गुना ज़्यादा है, या बेरिलियम का एक परमाणु का द्रव्यमान
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग से 9 गुना ज़्यादा है। यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान एएमयू में दिया रहता है तो वह सिर्फ आपको एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है, जो बताता है कि एक एएमयू से वह कितना गुना ज़्यादा भारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एएमयू में दिया है तो वह उसके एक तत्व का एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर आपको एक जैसे एक परमाणु का द्रव्यमान 4 एएमयू लिखा गया है, अगर हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ग्राम में बता देना है, क्या करना है? ग्राम में। जैसे मान लीजिए कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है, तो यह क्या हो जाएगा? 4 और 1 एएमयू ग्राम में कितना होता है? देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ, यही तो बात बोल रहे हैं कि आप याद रखिए 1 एएमयू को ग्राम में याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ गुना कर दीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो यह इसका वास्तविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस अगर एएमयू को इतना ग्राम से गुना कर दीजिएगा तो वह एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन अगर वही एएमयू में बताइएगा तो वह एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीखें कि परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को हम जब एएमयू में व्यक्त करते हैं तो वह उसके एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। अब आइए रह गया आणविक और आयनिक द्रव्यमान। अब देखिए, जैसे अगर हम लिखें H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पर जो भी आणविक द्रव्यमान हम लिखते हैं किसी भी यौगिक के, तो उनके सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और कितने हैं? 2, तो 2 से क्या कर दिए? गुना। और यहाँ ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। भूलवश कुछ बच्चों को लगता है कि परमाणु द्रव्यमान 8 है, लेकिन वह परमाणु संख्या है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि परमाणु संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान के रूप में यूज करते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है। आपको अभी हम बता देंगे कि किस तत्व के लिए क्या लिखना है, मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU, या यू लिखो। तो अब देखो, जब हमने H2O का आणविक द्रव्यमान वो लिखा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो इतना हमने लिखा है, जो आपको अभी तक बताया है, आणविक द्रव्यमान का मतलब एक अणु का द्रव्यमान, तो यह हो गया H2O के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। यानी जब भी आपको एएमयू में लिखा हुआ है तो आपको आणविक द्रव्यमान भी लिखा, उधर एएमयू में लिखा हुआ है, तो वह एक अणु का द्रव्यमान है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 18 गुना 1 AMU, या यू, या यह हो जाएगा 18 गुना C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12। यानी H2O का आणविक द्रव्यमान अगर हम 18 AMU लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि H2O के एक अणु का द्रव्यमान 1 AMU या U से 18 गुना ज़्यादा है। और 1 AMU या U कितना कहते हैं? तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। तो हम लोग कह सकते हैं कि 18 AMU का मतलब यह है कि H2O का एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग से 18 गुना अधिक है। इसका मतलब यही है जो आपको समझना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं CH4 का आणविक द्रव्यमान, CH4 का आणविक द्रव्यमान,
ठीक है। तो कार्बन का आप जानते हैं 12 और हाइड्रोजन का हो गया 1 गुने 4, तो 12 जोड़ 4 यह हो गया 16 AMU या U। तो जिस तरह से हमने H2O के विषय में बात किया है, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान 16 AMU है, इसका मतलब यह है कि CH4 के एक अणु का द्रव्यमान 1 AMU से 16 गुना अधिक है। लेकिन अगर यही हमको क्या किया जाए, ये पूछा जाए कि H2O के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में पूछ दे, कोई विद्यार्थी आपसे पूछ दे, कोई दिन ग्राम में पूछ दे एक अणु का द्रव्यमान, तो देखिए ये हो गया 18 और 1 AMU बराबर इतना है, कुछ नहीं करना है विद्यार्थी जी, आपको 1.66 गुना 10 के पावर -24 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। मतलब एक अणु का तो उसके आणविक द्रव्यमान लिख कर उसमें इतना से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, तो वह आपका आ जाएगा ग्राम में। उसी तरह से CH4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24, ये हो जाएगा -24। तो देखिए आणविक द्रव्यमान अगर AMU में बताया हुआ है तो वह उसका सापेक्ष द्रव्यमान है एक अणु का, लेकिन अगर आपसे कोई एक अणु का ही द्रव्यमान ग्राम में पूछ दे तो जो AMU में है तो 1 AMU बराबर इतना है, याद रखना है, उससे क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 2-4-5 मिनट का और टाइम लगेगा, लेकिन एक टॉपिक निकल जाएगा और इसको ध्यानपूर्वक देख कर लिखते भी रहिएगा। तो इसी तरह 2-4-5 यौगिक का आप लोग का कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा और ये बात लिखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थी अब हो गया आपका आयनिक द्रव्यमान, इसकी बात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ना कोई आयन तो लेना होगा, जैसे इस सल्फेट SO4 का आयनिक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर इनके सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से अगर कोई आयन है उस पर माइनस या प्लस है तो उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, तो उसके निकल जाने से या आने से हमारे शरीर से 2-4 बाल गिर जाने से हमारे मांस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या 2-4 बाल हम पॉकेट में अपना ठूस लें तब भी द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ माइनस हो या प्लस हो उसके लेकर चिंता नहीं करना। तो सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, तो ये हो जाएगा 32, 16 चौका 64, तो ये क्या हो जाएगा 96 AMU या 96 AMU या U। तो इसका मतलब सिर्फ वही हो गया कि सल्फेट के एक आयन का द्रव्यमान 1 AMU या U से 96 गुना ज़्यादा भारी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ तत्वों का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बता देता हूं, जिसको आप क्या कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। राइट, अब देखिए जैसे कोई आपको समझना है, जैसे कोई तत्व है वह X है, कोई तत्व है X उसका संकेत, तत्व जो है X उसका संकेत है। ठीक है, अब यह जो X है X, तो इस संकेत के जो नीचे यहाँ पर नीचे अगर कुछ लिखा रहता है तो वह रहता है विद्यार्थी परमाणु संख्या, यानी नीचे में जो लिखा रहेगा वह रहता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, वह रहेगा एटॉमिक नंबर, वह रहेगा परमाणु संख्या। जो संकेत के नीचे में हम लिखेंगे वह रहेगा परमाणु संख्या, और संकेत के ऊपर जो हम लिखते हैं तो वह रहता है परमाणु द्रव्यमान, या उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, उसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। तो देखिए परमाणु संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A से। ठीक है, तो कभी भी संकेत में जो नीचे लिखा हो जो संख्या वह है एटॉमिक नंबर,
और जो ऊपर रहता है वह है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी हम उसको कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि तत्व के जो समस्थानिक की चर्चा किए हैं तो उन समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान जब निकाल कर अगर वो भिन्न में लिखा हुआ है तो वह है परमाणु द्रव्यमान, और अगर पूर्ण में संख्या में लिखा गया है तो वह द्रव्यमान संख्या भी हो सकता है और वह परमाणु द्रव्यमान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको क्या कहें, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये लिख दिया हाइड्रोजन, और इसमें क्या किए कि नीचे लिखे 1 और ऊपर भी लिखे 1, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी क्या है, 1 है। इसी तरह मैं सभी तत्वों का लिख देता हूं जिसको आप उतार लीजिएगा, राइट। तो यह आपके कुछ तत्व के, जैसे हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्वों का हमने नीचे में जो लिखा है यह है परमाणु संख्या, और जो ऊपर में यह लिखा है यह है परमाणु द्रव्यमान। जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 4 है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 7 है। तो स्पष्ट रहना चाहिए कि जो नीचे में है वह है परमाणु संख्या और ऊपर में जो है वह है आपका परमाणु द्रव्यमान। तो इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरा थर्ड वीडियो आएगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा, तो अगर आप इसको एक बार क्या करेंगे, वीडियो यहाँ पर रोक कर पॉज करके इसको पूरा लिख लेंगे, और थर्ड वीडियो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़िया से अगर समझ लिए हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन क्या हो, दूर हो। लेकिन आपके साथ यही है कि यह परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।